Good morning, class 8. Hope all are you doing well at your home. Beta, today we will continue our chapter The Countryside and the Company Rule from the topic Mahalwadi System. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाई, कैसे वो रेवेन्यूज़ जो थे वो कलेक्ट करते थे, जो उन्होंने ज़मींदारा सिस्टम्स बनाए थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के। अब तक हमने ये सब पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे महालवाड़ी सिस्टम। In 1822, the Mahalwadi settlement was introduced in the Ganga Valley, the northern western provinces, part of central India and Punjab. पंजाब और सेंट्रल इंडिया जो गंगा वैली के इर्द गिर्द के इलाके थे वहाँ जो सेटलमेंट हुई 1822 में। द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज टू बी मेड विलेज बाय विलेज और एस्टेट बाय एस्टेट विद लैंडलॉर्ड्स और हेड्स ऑफ फैमिलीज who collectively claim to be landlords of the villagers of the estate। अब ये क्या था, कुछ ज़मींदार जो मालिक थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके द्वारा जो मतलब कलेक्टिवली एक वो बनाया गया। इन महालवाड़ी एरियाज द लैंड रेवेन्यूज़ वॉज पीरियडिकली रिवाइज्ड। अब जो महालवाड़ी इलाका था वहाँ जो रेवेन्यूज़ थे वहाँ टाइम टू टाइम चेंज होते रहते थे, रिवाइज होते रहते थे, कोई फिक्स रेवेन्यूज़ नहीं थे। द वर्ड महालवाड़ी इज़ डिराइव्ड The Mahalwadi word is derived from the Urdu word महल meaning house, estate और village। जो महालवाड़ी अक्षर है वो महल उर्दू अक्षर से बनाया गया है। इसका बेसिकली मतलब है कोई गांव, घर या इलाका। The heads of mahals or the villages headmen collected the tax from the villages and handed it over to the government। इसमें क्या था, जो हेड थे वो जो थे कर वसूलते थे और सरकार को देते थे। द महालवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैगजीन। इस जो सिस्टम था महालवाड़ी का उसे डिवाइस किया गया हॉल्ट मैगजीन द्वारा, उसके द्वारा दबा दिया गया। The Rayatwadi system. The establishment of British rule in South and southwestern India brought new problems of land settlement। जब अंग्रेज साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ गए तो जो नया सिस्टम था, जो नया इनका जो लैंड सेटलमेंट का सिस्टम था वो नई मुसीबतें लेके आया। द ऑफिशियल्स बिलीव दैट इन दीज रीजन्स देयर वर नो जमींदाराज विद लार्ज एस्टेट्स इन होम सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कुड बी मेड। क्योंकि इन जगहों पर बड़े बड़े ज़मींदार जो थे वो नहीं थे जिनसे डायरेक्ट कर वसूल कर वो अपना काम इजीली कर सकते थे। एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जमींदारा सिस्टम वुड अपसेट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। और अगर अब वो जमींदारा का सिस्टम लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। Many Madras officials led by Reed and Murno recommended officials the settlement should be made डायरेक्टली विद एक्चुअल कल्टिवेटर्स। तो फिर इनको बहुत जाने लोगों ने सुझाया कि आप डायरेक्टली कल्टिवेटर से ही अपना रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रखें। दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द कंपनी वाज अ फाइनेंशियल लूजर एज इट हैड टू शेयर द रेवेन्यूज विद जमींदाराज एंड कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ ग्रोइंग इनकम फ्रॉम लैंड। और उन्हें घाटा भी था अगर वो जमींदाराज के साथ शेयर करते हैं, तो इस वजह से उन्हें डायरेक्ट क्लेम करने की सलाह दी गई। Moreover, the cultivator was left at the mercy of Jamidara who could oppress him at will. Under the Royatwari settlement, the cultivator was to recognized as the owner of his plot of land। इस सेटलमेंट के अंदर हर जो कल्टीवेटर है वो अपनी ज़मीन का मालिक है एंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और वही जो है वो लैंड रेवेन्यू देने के लिए जिम्मेवार है। द सपोर्टर्स क्लेम दैट इट वॉज अ continuation of the state affairs that had existed in the past। Munro said it is the system which has always prevailed in India। तो मुनरो ने कहा यही एक्चुअल सिस्टम था जो हमेशा से भारत में चल रहा था। द रेयतवारी सेटलमेंट वॉज द एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। इसे मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया इस सिस्टम को। ग्रेजुअली दिस सिस्टम वॉज द एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे साउथ इंडिया में फैल चुका था। द सेटलमेंट अंडर द रॉयतवारी सिस्टम वॉज नॉट मेड परमानेंट। लेकिन जो रॉयतवारी सिस्टम के अंडर जो सेटलमेंट थी वो परमानेंट नहीं थी। इट वॉज रिवाइज पीरियडिकली आफ्टर 20 to 30 years when the revenue demand was usually raised।
तो ये इसको 20-30 साल में एक बार रिवाइज किया जाता था, जब रेवेन्यू की डिमांड्स जो थी वो बढ़ती थी, तो उसी के साथ इसको जो था वो रिवाइज किया जाता था। The Ryotwari settlement did not bring into existence of a system of peasant ownership. ये जो है peasant ownership का existence नहीं था इसमें. The peasants soon realized that a large number of जमींदारास had been replaced by one big जमींदारा. धीरे धीरे उन्हें भी एहसास होने लगा कि ये एक बड़े जमींदारा द्वारा नंबर ऑफ जमींदारास को हटा के उसका एक सिंगल जमींदारा मालिक बना देंगे. The state and that they were mere government tenants whose land was sold if they failed to punctually pay land revenue. धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा, और फिर अगर वो अपना जो ज़मीन का कर है वो चुकाने में सफल ना हुए तो उनकी ज़मीन को बेच दिया जाएगा. इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या जो था प्रभाव पड़े इन सिस्टम्स के. All the above mentioned land revenue systems led to be impoverished of rural population. Everybody exploited the peasants and there were frequent aggression riots. अब सब धीरे धीरे इनके खिलाफ थे और इन सबको झेल रहे थे. The position of landlords was reduced to being mere rent collectors. अब landlords जो थे सिर्फ एक rent collectors जो बन के रह गए थे. Nothing was done to improve agriculture. खेती की सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था. Failure of rains brought about famines. बारिश ना आने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था. The worst famine was जो सबसे जो नुकसानदायी फेमिनाइन था वो बंगाल था 1943 में, जिसमें लाखों पीपल मरे थे खाने की शॉर्टेज की वजह से, और उनके पास पैसा नहीं था खाना खरीदने के लिए, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी. बहुत द जमींदारी एंड रयतवारी सिस्टम क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब रयतवारी और जमींदारी सिस्टम में नए तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम जो था इन्होंने चला दिया था. अर्लियर पीपल पेड टैक्स इन काइंड. Now, wherever the peasants or zamindars were unable to pay revenue in cash in time, the government auctioned his land, or else the peasant sold part his land. अब क्या होने लगा था, अगर वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनके ज़मीन या उनके ज़मीन के जो टुकड़े थे वो बेच दिए जाते थे, उनको बेच दिया जाता था. This did so to cope up with the increasing rates of revenue. और सॉरी इसमें था कि इन दिस वे द लैंड वॉज सीबल एंड ट्रांसफरेबल. इस वजह से लैंड्स क्या हो रही थी, वो दिन प्रतिदिन ट्रांसफ़र हो रही थी या बिक रही थी. द रेवेन्यू सिस्टम एनकरेज कॉम्पिटिशन एंड इंडिविजुअलिज्म. अब रेवेन्यू सिस्टम ने कॉम्पिटिशन को बढ़ा दिया था लोगों के प्रति. पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ विलेज पॉपुलेशन. अब वो अपनी विलेज पॉपुलेशन की पेट भरने की बजाय बेचने के बारे में सोचकर काम करने लगे थे. अब उनका काम बेचने की तरफ था. ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. कैसे जो है जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, जो बेचने लायक जो चीज़ें थी, उनकी कैसे ग्रोथ जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जिसे व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, जब नया रेवेन्यू सिस्टम आया, पीजेंट्स बिगिन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कैश क्रॉप्स. अब जो पीजेंट्स थे, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने कैश क्रॉप्स उगानी शुरू करी जो मार्केट में बिकती थी, जिनसे पैसा मिलता था. They did so to cope up with the increasing rates of revenue. ये सब इन्होंने इसलिए किया ताकि वो जो बढ़ता रेवेन्यू की अमाउंट है उसे पे कर सकें. By the late 18th century, the company was trying its best to increase the cultivation of अफीम and indigo. अब 18वीं सदी के अंत तक जो कंपनी थी उसका मुख्य तौर पर यही था कि अफीम और नील की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा की जाए. In various parts of India, the officials persuaded the cultivators to produce other crops. अब और भी जगहें थी जहाँ पर उन्हें परस्यूट किया जाता था, जैसे जूट उगाने के लिए, कनक उगाने के लिए, चाय पत्ती, चावल, गन्ना और कॉटन. अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज़ें, जो मिट्टी जो अच्छा सपोर्ट करती थी, उन चीज़ों को उगाने की डिमांड जो बढ़ी. How could this be done? The British used a variety of methods to increase the cultivation of crops they required. अब ये कैसे हुआ, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि अलग अलग नए नए मेथड्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, जिससे जो था कि मतलब वो उन खेती की जो फसलें थी उनकी जो थी वो बढ़ सके. तो अब हम देखेंगे कि कैसे, जैसे हमने बेसिकली यहाँ देखा बेटा
कि इन्होंने क्या किया, जूट को बंगाल में उगाना शुरू किया। इन्होंने चेक किया कि वहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ की जूट की खेती अच्छी है, और जूट जो है कैश क्रॉप है, तो इन्होंने जूट को जो था वो बंगाल में उगाना शुरू किया। ऐसे ही पंजाब में जो गंगा के इर्द गिर्द के इलाके थे, अच्छा पानी होने की वजह से जो गेहूं की खेती थी वो बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने उस एरिया में गेहूं उगाना शुरू कर दिया। वहाँ इन्होंने गेहूं की खेती की। असम में चाय उगानी शुरू करी वहाँ के मौसम की वजह से। मद्रास में इन्होंने चावल की खेती शुरू करी, और गन्ना जो था इन्होंने यूपी में उगाना शुरू किया, और जो कॉटन थी वो महाराष्ट्र में। अगर अब हम देखें तो ये सारी चीज़ें क्या थी, कैश क्रॉप्स थी। अब चाय पत्ती बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो किसी को ज़रूरत नहीं होती है, तो इन्होंने क्या किया, वो सब अपने लेवल पर अपनी फ़ायदे के लिए जो कैश क्रॉप्स थी उनकी डिमांड बढ़वाई, ताकि ये कैश क्रॉप्स जो हैं ये बेच सकें, और बेच के ये क्या कर सकें, उनसे जो किसान थे वो तो रेवेन्यू जो था वो चुका सकें। वो तो इसलिए उगाते थे। और जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी वाले थे, इनको ये फ़ायदा मिलता था इससे कि बेसिकली वो इन सब चीज़ों से ट्रेड कर पाते थे, तो ट्रेडिंग बढ़ती थी, तो और ज़्यादा जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो समृद्धि थी प्रदेश की, उसमें भी बढ़ावा होता था। सो बेसिकली अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से इन्होंने क्रॉप्स को मैनेज किया, रेवेन्यूज़ को मैनेज किया।